देखो This सेशन जो है वो conference 2 will पार्ट now में be डिवाइड होगा। recorded. अपन जो ना सेशन को 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट अपन लेके चलेंगे जहाँ पे आप लोग एक बात सुनोगे मेरी पहली कि भाई किस तरीके से पब्लिक स्पीकिंग की जाती है। एक प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर करी है, जरा इसको देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से काम करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, किस तरीके से आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हो। एंड देन वी विल स्विच टू एक्टिविटीज, कि कुछ एक्टिविटीज करेंगे जो भी पॉसिबल है अपने ऑनलाइन एनवायरनमेंट में, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया रहे। ठीक है, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। देखो यार, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो कि यार व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यार पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जानना हो तो इट इज नथिंग। आप जब किसी ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात कर रहे हो, ठीक है, एंड दैट conversation is in a way that is structured or influential or guided by some pre-made principles, ठीक है, तो उसे हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। आप अपने दोस्तों से कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे हो, दैट इज नॉट पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है ना। आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक पहले से प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जब बात करते हो, ठीक है, कि अब वो एनवायरनमेंट कोई सा भी हो सकता है। अभी देखेंगे अपन कैसे कैसे अलग अलग टाइप के आप एनवायरनमेंट्स में काम कर सकते हो, बट बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल होनी चाहिए और वहां पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बात करनी चाहिए। एक पहले से प्री डिटरमाइंड टॉपिक होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, या आपके पास में ऑन द स्पॉट अगर आपको टॉपिक जीडी वगैरह होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली, लेकिन फिर भी देयर इज अ स्ट्रक्चर, देयर इज अ डिफाइंड फ्लो, there is a topic which we are discussing। तो जब टॉपिक फिक्स है, जगह फिक्स है, लोग फिक्स है, स्ट्रक्चर है आपके पास में, तो उस जगह पे हम कहते हैं कि नाउ आप एक जो स्पीच दे रहे हो वो पब्लिक स्पीच की कैटेगरी में आती है। अपने दोस्तों से जो बात की जा रही है दैट इज नॉट पब्लिक स्पीच। आप एक मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो दैट इज पब्लिक स्पीच। ठीक है, आप एक मार्केटिंग पिच दे रहे हो या सेल्स पिच दे रहे हो, ठीक है, या अपने बारे में कुछ बता रहे हो किसी को, ठीक है, और वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल है आपके सामने, इंटरव्यू चल रहा है, जीडी चल रहा है, ठीक है, वो सब काउंट होते हैं क्योंकि वहां पे एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको पता है आपको डेकोरम मेंटेन करना है, आपको पता है कि आपको एक फ्लो मेंटेन करना है, ठीक है, आपको पता है कि यार आपको ना एक पहले से इंस्ट्रक्शंस होंगे कि इस तरीके से बात करनी है, इस तरीके से नहीं करनी है। ठीक है, तो जहां पे वो स्ट्रक्चर होता है, जहां पे वो एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जहां पे अपने पास में पहले से एक इंटेंडेड फॉर्म होता है, तो उस जगह पे हम कहते हैं कि नाउ जो वो एनवायरमेंट है वो पब्लिक स्पीकिंग की तरह। अब कहाँ कहाँ पे काम आती है पब्लिक स्पीकिंग, जरा उसके बात करें। देखो अपन ने बचपन से इसके बारे में सुन रखा है, आप लोगों ने सेमिनार्स देखे होंगे या सुने होंगे, या खुद भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टेज पे जाकर के स्पीचेस वगैरह देते होंगे अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स के अंदर। ठीक है, आप लोगों के एक्सटेम्पोर वगैरह कॉम्पिटिशन वगैरह हुआ करते थे, बस। ठीक है, आपने चीफ गेस्ट को सुना है अपने आप पे, प्रेजेंटेशन देते हैं ऑफिस के अंदर, मीटिंग्स वगैरह के अंदर आप प्रेजेंटेशन वगैरह देते हो। ठीक है, या फिर इवन पता है अपन किसी फंक्शन में जाकर के कहीं बोल रहे हैं, आप किसी फ्रेंड के यहाँ फंक्शन में गए या किसी की शादी में गए समथिंग, और वहां पे अगर आप स्टेज पे जाकर कुछ बोल रहे हो, दैट इज ऑल्सो काउंट एज पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि आप वहां पर भी एक डेकोरम है आपके पास में। आपको पता है कि आप किस तरीके के वर्ड्स यूज कर सकते हो, किस तरीके के नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि आपको इस तरीके से बात करनी है। ठीक है, आपको पता है कि आपको ना लोगों को एड्रेस करते हुए बात करनी है, थोड़ी रेस्पेक्टफुली बात करनी है, तो वहां पे भी एक स्ट्रक्चर है, वहां पे भी कुछ गाइडेड प्रिंसिपल्स है आपके पास, तो वो भी पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट होता है। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं जो लीडर्स वगैरह, वो भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है। ठीक है, पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में अपन देखते हैं, दैट इज इन इटसेल्फ अ पब्लिक स्पीच। ठीक है, ट्रेनिंग सेशन जैसे ये हो रहे हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट सेशन वगैरह ले रहे हो। ठीक है, इंटरव्यूज एंड जीडीज, ठीक है, जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह में पार्ट लेते हो, दैट आल्सो काउंट एज पब्लिक स्पीकिंग। तो वहां पर भी आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। अब यार सर पब्लिक स्पीकिंग के बारे में पढ़ना क्यों है, क्या बेनिफिट है, क्यों पढ़े यार हम इसको। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जहां पे मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग काम आती है, दैट इज टू एफिशिएंटली कम्युनिकेट योर आइडियाज और योर मैसेज। ठीक है ना। देखो यार, आज मैं तुम्हारे सामने बैठ करके तुम्हें मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में मुझे बताना है, ठीक है, और मैं ही यहाँ पर ऐसे बैठा हूँ बिल्कुल, ठीक है, कैमरा ऑफ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, नॉट प्रिपेयर्ड एनीवेयर, तो क्या मतलब। तो जितने बेटर आपके खुद के पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होंगे, उतना ही बेटर हम कह सकते हैं इफेक्टिवली अपने आइडिया और अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। ठीक है, देन ऑब्वियसली अगर आप एक बेटर पब्लिक स्पीकर हो, तो आपने देखा होगा जो लोग स्टेज पे खड़े होकर बोल सकते हैं ना, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर लगता है, फील हो जाता है यार इस बंदे में कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना वो स्टेज फियर ही हटा दिया एक तरीके से। तो अगर आप एक बेटर पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, बनते हो, तो आपको कहीं ना कहीं हर अपनी लाइफ में हर एरिया में कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ चलो कर लेंगे, ठीक है, कुछ नया टास्क आया है जिसके बारे में पता नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा, ट्राई करते हैं एक बार, ट्राई तो करते हैं, ऐसा एक एटीट्यूड आता है। ठीक है, देन ऑब्वियसली आप अगर एक बेटर पब्लिक स्पीकर हो, तो आप अपनी नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो। आपने देखा होगा, अगर आप में से किसी ने मूवीज वगैरह देखी है, जैसे एलन ट्यूरिंग के ऊपर थी, ठीक है, आपने आपने से किसी ने अगर देखी हो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग वगैरह देखी हो,
ठीक है। तो वहां पर आपने देखा मैथमेटिशियन साइंटिस्ट अपने आइडियाज वगैरह को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो जितना अच्छा बोल सकता है ना, उसकी बात उतनी ज्यादा सुनी जाती है। और ये तो है यार, देखो रियल लाइफ में भी, आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखो, कहीं पर भी देखो, अगर आप बोल सकते हो प्रॉपरली, अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आपकी बात सुनी जाती है। ठीक है। जो लोग नहीं बोल सकते हैं सही से, उनकी बातें सुनने में भी फिर वो उनको बोलने में भी दिक्कत आती है, और दूसरे लोग उनसे बात सही से सुनते भी। नेक्स्ट, ऑब्वियसली क्रिएट योर ओन सपोर्टर्स। आपने देखा होगा पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह इस चीज को यूज करते हैं। जितना अच्छा पब्लिक स्पीकर, उतने ज्यादा उसके फॉलोअर्स होते हैं, उतने ज्यादा उनके सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद में, अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके वर्बल स्किल्स, आपके जो लैंग्वेज स्किल्स होते हैं, आपके जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, वो अपने आप इंप्रूव कर जाते हैं। ठीक है। वो कॉन्फिडेंस के साथ साथ में भी आता है, टाइम के साथ भी आता है। साथ साथ में जो लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं ना, उनके नॉन वर्बल स्किल्स भी बहुत अच्छे होते हैं। वो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अपने हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर्स, ड्रेसिंग सेंस, उनका बोलने का तरीका, आई कांटेक्ट, बॉडी कैसे आपसे हाथ मिला रहे कर रहे हैं, वो सब झलकता है, दिखता है आपको, नॉट जस्ट इन देयर वर्बल स्किल्स, बट इन देयर अपीयरेंस, इन देयर नॉन वर्बल स्किल्स आल्सो। नेक्स्ट, ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, तो आपके करियर, आपके लाइफ, आपके बिजनेस, तीनों में आपको अलग अलग जगह पे कहीं ना कहीं पे बेनिफिट मिलता है। एंड अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, तो आप अपने आप को बहुत ही जल्दी, आपने देखा होगा जो लोग सोशली एक्टिव होते हैं ना, वो हर तरह के एनवायरनमेंट में जल्दी घुल मिल जाते हैं। ठीक है ना। और वैसे लोग बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हो, या आपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर अपना काम करा ना, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों के साथ में काम करने में, या गेट अलॉन्ग होने में भी काफी फायदा मिलता है। ठीक है। आप इजी गोइंगली उनके साथ में घुल मिल जाते हो, वर्किंग एनवायरनमेंट्स में एडजस्ट करने में आपको जरा टाइम नहीं लगता। ठीक है। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स है ना। कुछ टाइप्स होते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग किस किस तरीके की होती है। देखो मेजरली 3 तरीके की पब्लिक स्पीकिंग हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव, सेकंड इज पर्सुएसिव, एंड थर्ड इज एंटरटेनिंग। इंफॉर्मेटिव सिंपल नाम से पता पड़ रहा है, जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, जैसे मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिव स्पीच। ठीक है। आपके कोई भी टीचर जो लेक्चर ले रहा है, ठीक है, आप किसी भी सेमिनार में जाकर के बैठे हो, कोई भी टेक्निकल टॉक चल रही है, कुछ भी, दैट ऑल दोस, ठीक है, बिजनेस प्रेजेंटेशन है, ठीक है, कोई मीटिंग, मार्केटिंग मीटिंग में चल रही है, वो सारे इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीचेस के पार्ट में। पर्सुएसिव, पॉलिटिकल रैलीज, भाई काम क्या है, अपन लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। परसुएसिव स्पीच वो होती है जहां पे आप दूसरों के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो। ठीक है। आप उनके ऊपर अपने आइडियाज को रब ऑफ करना चाहते हो, आप उनको कन्विंस करना चाहते हो, उनका ओपिनियन चेंज करना चाहते हो। परसुएसिव स्पीचेस। ठीक है। आपकी कोर्ट हियरिंग्स इसमें आती है, आपके सेल्स पिच वगैरह आती है इसके अंदर। ठीक है। आप जब कोई मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हो, दैट काउंट इन परसुएसिव। पॉलिटिकल स्पीचेस, पॉलिटिकल रैलीज, वो तो आई रही है आपकी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज एंटरटेन। एंटरटेनमेंट, वो स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह कर रहे हो आप, तो किसी फंक्शन में खड़े होकर बात कर रहे हो, ठीक है, कोई इनफॉर्मल तरीके से कोई टॉक वगैरह चल रहा है, एंटरटेनिंग। आपके जीडीज वगैरह जो है ना, वो आपके परसुएसिव के अंदर आते हैं। ठीक है ना। आप जो भी जीडी वगैरह देते हो, क्योंकि वहां पे आपका काम सामने वाले को इन्फ्लुएंस करना है, आपको सामने वाले को बताना है कि मैं बेटर हूँ, ठीक है, मुझे चूज करो। तो आप एक तरीके से सामने वाले जो आपके जो इन्विजिलेटर है, उसको आप परसुएट करना चाहते हो, तो वो परसुएसिव के अंदर आता है। तो एंटरटेनिंग में आप बेसिकली किसी भी तरीके को ऑडियंस को एंटरटेन करना चाह रहे हो, कमेमोरेट करना चाहते हो, ठीक है, आप उनको हंसाना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट अ लाइट एनवायरनमेंट अराउंड इन द पार्टी और समथिंग, जो भी है। ठीक है। तो आपके जो भी अवार्ड स्पीचेस होती है, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह आप देखते करते हो, वो सारे आपके एंटरटेनिंग स्पीचेस के अंदर आता है। ठीक है। तो अब हर इंसान अलग अलग तरीके से काम कर सकता है अलग अलग स्पीचेस के अंदर। अगर इन्फॉर्मेटिव स्पीच की बात की जाए, तो वहां पे आपको ना सबसे पहले नॉलेज ऑफ द टॉपिक होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार आप अपने टॉपिक के बारे में दूसरों को बताना चाहते हो। तो जब तक आपको खुद को नहीं पता कि टॉपिक क्या है, टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, आपकी सेल्फ नॉलेज लेवल अगर उतना अच्छा नहीं है, तो आप इंफॉर्मेटिव स्पीचेस में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। परसुएसिव के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, यार बोलने का तरीका जितना अच्छा, उतना जल्दी आप परसुएट कर सकते हो। ठीक है। फैक्चुअल्स वगैरह सब काम के हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट परसुएसिव स्पीचेस के अंदर आपके बोलने का तरीका होता है। एंटरटेनमेंट के अंदर आपका टाइमिंग, किस तरह का पिच है, आपका टेम्पो कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से। आपने देखा ना, आपके अभी बैठे बैठे समय देखे होंगे स्टैंड अप कॉमेडी, कोई ना कोई किसी ना किसी स्टैंड अप आर्टिस्ट को फॉलो करता ही होगा। ठीक है। तो आपने वो देखा होगा, उन सबकी एक अपनी अपनी बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं उनके स्टाइल को, उसके हिसाब से। तो इन्फॉर्मेटिव में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, परसुएसिव स्पीच देती वक्त आपकी कम्युनिकेशन के स्किल्स आपके इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से बोलते हो, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंटरटेनमेंट के टाइम पे आप किस तरीके से फ्लो मेंटेन कर रहे हो, कहाँ पे पॉज ले रहे हो, कहाँ पे नहीं ले रहे हो, टेम्पो क्या है, आपका पिच क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब आपको इम्पैक्ट करती है। ठीक है। और बात करेंगे कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, वो तो बात करते हैं कि आपको मेरे को एक बेसिक टाइप्स बताने थे, तो मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट,
बैरियर्स टू पब्लिक यार, कुछ बैरियर्स होते हैं ना, हर इंसान, आपने देखा होगा, अगर मैं आप में से किसी को यहाँ पे खड़ा कर दूं कि अभी कैमरा ऑन करो, तो कैमरा ऑन करने में ही आधे लोगों को तो झंझनाहट होगी, है कैमरा ऑन करो सर, क्यों, अरे सर ऐसे नहीं, अभी नहीं सर, अरे क्या मतलब सर, क्या फायदा, ये क्या, ये फियर, फ्राइट है। कुछ लोगों के जेन्युइन रीजन हो सकता है, मैं मान रहा हूँ, ठीक है, बट बाकी सबके तो वो एक वो अंदर से फियर है कि सर क्यों कैमरा ऑन करे, क्या हो जाएगा कैमरा ऑन करके, ठीक है, क्यों करना चाहिए, वो वाली चीज, स्टेज फियर, फ्राइट कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बैरियर इज ऑब्वियसली लैक ऑफ नॉलेज। यार आज किसी ऐसे इंसान को खड़ा कर दो, मान लो आज अपन बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे लेट्स से रिलेटिव थ्योरीज, मतलब आपकी जो साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह है उसके ऊपर, ठीक है, क्या फायदा, मैं थोड़ा बोल पाऊंगा उसके ऊपर, यार यार अपना फील्ड कॉमर्स का है, उसमें बोलो ना। तो ऑब्वियस बात है, आप जब एज अ पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो हमेशा द बेस्ट थिंग इज यार, जिस टॉपिक के बारे में नॉलेज है ना उसके बारे में बोलो, जहाँ पे नहीं है वहां पे मत बोलो, क्योंकि वरना आप उतना बेटर डिलीवर नहीं कर पाओगे। तो लैक ऑफ नॉलेज एक बहुत बड़ा बैरियर होती है, ठीक है। एक सबसे बड़ी दिक्कत, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ऑडियंस, यार किस ऑडियंस के सामने जाके बोल रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे मैं तुम लोगों के सामने आकर के बोल रहा हूँ और मैं एक्टिविटीज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बोल के चला जाऊँ, नहीं है ना फायदा। मैं तुम लोगों के सामने एक बोरिंग सी प्रेजेंटेशन लेकर के आ जाता, ठीक है, और कहता कि लो सुनो मुझे आधा घंटा 1 घंटा, नहीं सुनते, क्यों सुनोगे तुम। लेकिन इसी की जगह मैं किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में हूँ, तो वहां पे मीटिंग चल रही है, उनको मुझे सुनना ही पड़ेगा, तो वहां पे मुझे थोड़े से एफर्ट्स कम डालने, ठीक है। तो जहां पे इसे कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस, ठीक है, और एक होती है वॉलंटरी ऑडियंस। कैप्टिव ऑडियंस कहां पे, जहां पे आप ऑडियंस को बोलते हो कि आके बैठो और देखो। एक होती है वॉलंटरी ऑडियंस, जो अपनी इच्छा से आती है, जैसे पब्लिक रैलीज के अंदर जो लोग आते हैं इच्छा से आते हैं, ठीक है, उनको आपको परसुएट करने की जरूरत नहीं, वो आ चुके हैं वैसे, ठीक है, तो उनके साथ में काम करना थोड़ा आसान होता है। एक होती है कैप्टिव ऑडियंस, क्लास में बैठी हुई स्टूडेंट्स, जबरदस्ती बिठा रखा है, उनको बोलो ना छुट्टी है आज की, तो कोई नहीं पूछेगा सर क्यों, छुट्टी है, ठीक है डन, ठीक है। तो तुम कैप्टिव ऑडियंस की कैटेगरी में आते हो, तो कैप्टिव ऑडियंस के सामने वैसे भी एज ए स्पीकर आपको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ठीक है। जब जैसे मैं टेक्निकल सेशंस वगैरह लेता हूँ, तो वहां पे जैसे ट्रेनिंग सेशंस वगैरह होते हैं, तो वहां पे मुझे बुलाते हैं, तो वहां पे क्योंकि अब मैंडेटरी ट्रेनिंग है, बच्चों को तो आना ही है, ठीक है, तो बच्चे तो मन मार के बैठे ही है। अब वहां पे मुझे एफर्ट्स डालना है, मैं कोशिश करता हूँ प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके से बनाया जाए, थोड़ी सी बेटर करें उसको, ठीक है, कुछ बोलने के तरीके में चेंज करें, ठीक है, मे बी नॉट ड्रेस टू फॉर्मली इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फॉर्मल क्वेश्चन कम रखे ताकि उनसे इंटरेक्शन अच्छा हो सके। अब वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा, ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। अगर मैं किसी प्रोफेशनल एनवायरमेंट में हूँ, तो वहां पे मैं ऑब्वियसली कोट पैंट टाई वगैरह प्रॉपर ड्रेस कोड के साथ जाऊंगा, प्रॉपर लैंग्वेज पे ध्यान रखूंगा, प्रेजेंटेशन टू द पॉइंट रखूंगा, ठीक है, ज्यादा एनिमेशन वगैरह यूज नहीं करूंगा। बट जहाँ पे तुम लोगों के सामने, मुझे पता है तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाना है, सुबह सुबह का टाइम है, सैटरडे का टाइम है सर, बच्चे वैसे ही आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ को बिठाया जा रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर मैं एक बोरिंग सी प्रेजेंटेशन लेकर के आ जाऊँ और बोलना स्टार्ट कर दूं कैमरा ऑफ करके, क्या फायदा, ठीक है। ऑडियंस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना, तो जब तक आपको नहीं पता पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कैसी है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसका लेवल ऑफ नॉलेज कितना है, ठीक है, वो किस एज ग्रुप की है, ठीक है, तब तक आप उनके साथ में ना तो कनेक्ट कर पाओगे, ना उनके लिए बेटर कंटेंट प्रिपेयर कर पाओगे। तो लैक ऑफ ऑडियंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर्स, ठीक है। देन आपके पास में ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, यार अब मुझे मान लो 1 घंटा मिला या 1.5 घंटा मिला और मैं 2 घंटे बोले जा रहा हूँ, क्या फायदा, ऑडियंस बोर होगी। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको थोड़ी सी ऑडियंस की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। ऑडियंस की साइकोलॉजी सिंपल है, आप अगर किसी भी ऑडियंस को एक रूम में बैठा करके रख लो, जैसे आप लोग सब लोग मेरे सामने स्क्रीन पर हो, ठीक है, तो आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। अगर उसके अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आया, मम्मी ने आवाज लगा दी, पास में टीवी पे कुछ चल रहा है, लैपटॉप पे कुछ नोटिफिकेशन आ गया, फोन में कुछ फ्रेंड का मैसेज आ गया, तो फटाफट से उस पर क्लिक होगा, बच्चे की स्क्रीन बंद होगी, लैप पीछे चलेगा व्हाट्सएप या यूट्यूब या जो भी आप चला रहे हो, इंस्टाग्राम फेसबुक, ठीक है, एंड गया, कनेक्ट गया बच्चे से। तो ये चीज ध्यान रखनी है, वो टाइम मैनेजमेंट में ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों से कनेक्ट कैसे बनाया जाए। तो थोड़े थोड़े टाइम में जब आप पब्लिक स्पीच दे रहे हो ना, तो कुछ चेंज करो, या तो बच्चों से बात करो या एक साथ कंटिन्यू बात मत करो, ठीक है, टुकड़े टुकड़े में बात करो, एक्टिविटीज प्लान करो, बीच में इंटरेक्शन प्लान करो, बीच में जैसे लाइव ऑडियंस के साथ में मैं ऑब्वियसली हर 15-20 मिनट में एक इंटरेक्शन करता हूँ कि ओके चलो कुछ बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो वो इंटरेक्शंस वगैरह, वो गैप्स वगैरह प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ही टाइम मैनेजमेंट ओवरऑल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए 1 घंटा मिला तो 1 घंटे में मैं अपने मटेरियल उतना ही बनाऊं या उतनी ही बात करूं जितनी 1 घंटे में हो। ड्रेस कोड ऑब्वियसली बात है, डिपेंडिंग ऑन आप किस पे, आप सोचो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं, जैसे तुम लोग भी बैठे हो घर पे, वैसे ही बैठ जाऊं आराम से, बेड पे बैठा होता और क्लास ले लेता, ठीक है, क्या फायदा वाली बात। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स,
ऑब्वियसली बात है यार, जब ऐसे अभी के एनवायरमेंट में मैं अगर कैमरा ऑफ कर दूं, ठीक है, और सिर्फ बोले जा रहा हूँ एक प्रेजेंटेशन सामने, ठीक है, तो दैट डज नॉट क्रिएट दैट इम्पैक्ट। बट अगर थोड़ा सा कैमरा ऑन है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम लोगों के कैमरे ऑन करवा रखे हैं, ठीक है, या तुम लोगों से भी इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सब चीजें हेल्प करती है टू मेक दिस स्पीच मोर इम्पैक्टफुल। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ गाइडलाइंस, सर कैसे इंप्रूव करें सर, ये तो ठीक है, ओके, आपने बता दिया दिक्कतें हैं, कैसे इंप्रूव की जाए। मैं आप लोगों को जो इम्प्रूवमेंट है ना, वो एक तो जनरल बातें करेंगे और एक करेंगे कुछ स्पेसिफिक, कुछ एक्स्ट्रा बातें, ठीक है, प्लस फिर मैं आपको लेके जाऊंगा कैसे मैंने अपने आप को इंप्रूव करा, ठीक है, क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर ये सब तो ठीक है यार, आपने कैसे डेवलप करा, क्योंकि आप भी तो एक टाइम पे हमारे जैसे थे, मतलब बिल्कुल थे यार, अभी भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज अ पब्लिक स्पीकर व्हेनेवर आई एम इन अ सिचुएशन कि मुझे कोई किसी टॉपिक के बारे में बात करना है, मैं सबसे पहले ऑडियंस को जानता हूँ, ठीक है भाई, किस डेमोग्राफिक से आ रही है, किस बैकग्राउंड से आ रही है, क्या एज ग्रुप है, क्या उनका वॉलंटरी है, कैप्टिव ऑडियंस है, ठीक है, क्या उनका लेवल ऑफ नॉलेज है, क्या उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके अराउंड मैं अपने कंटेंट को डिजाइन करता हूँ। मेरी प्रेजेंटेशन बनाने से पहले मैं सबसे पहले सोचता हूँ मुझे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किसके सामने करना, ठीक है, मेरे बोलने के तरीके को डिसाइड करने से पहले, मेरी टेम्पो को डिसाइड करने से पहले, ठीक है, मेरे रिटर्न जो वर्ड्स वगैरह उनको लिखने से पहले मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि कौन सी ऑडियंस, लैंग्वेज चूज करने से पहले भी दिमाग में आना चाहिए ऑडियंस कौन सी। अगर फॉर्मल ऑडियंस है तो ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे। नॉर्मल ऑडियंस है, मुझे पता है बात करनी है, ज्यादा इंग्लिश में बात करूंगा आधे बच्चे वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है, और इंग्लिश के ना चक्कर क्या होता है कि आपकी जो टेम्पो होता है ना, वो उतना अच्छा डिसाइड नहीं कर पाते हो, एक कनेक्शन टूट जाता है। तो इस वजह से knowing your audience is the most important part. Next, choosing a proper topic. यार आप जब स्टेज पे खड़े हो ना और आप बोल रहे हो लोगों के सामने, तो उसी टॉपिक के बारे में बोलना चाहिए जिसके बारे में तुम्हें एडिक्वेट नॉलेज है। एक्सपीरियंस ही नहीं है सर, उस टॉपिक के बारे में खड़े होकर बोलने लग गए, तो फिर तो बिगड़ना ही है काम। फिर तो वो होगा ही कि यार ना सर हम बोल रहे थे, बोलते बोलते किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया या डिस्कनेक्ट हो गया, ये समझ नहीं पड़ रहा है। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर टॉपिक जिसके बारे में तुम खड़े होकर बोल सकते हो, इसके लिए तुम कंफर्टेबल हो, जिसके बारे में तुम्हारे पास में एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बारे में ही बोलो, बेटर है। मान लो अब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सर चलो यार ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सर अब काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कभी कभी नए काम वगैरह मिलते रहते हैं, तो नाउ ट्राई टू गेन द नॉलेज, अगर नहीं है तो गेन करो उसके बाद, ठीक है, ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल बिफोर starting, before making your presentation or before giving your speech or start of the meeting, जो भी, ठीक है, जिस भी आप एनवायरमेंट में हो, पहले पूरे टॉपिक के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हो वो लेके चलो, देन प्रिपेयर करो ऑल द क्वेश्चंस, सोचो कि क्या क्या क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। देन एक थिंग आप होती है प्रैक्टिस करने के बाद, यार जो भी चीज तुम बोलना चाह रहे हो उसके बारे में पहले खुद बोलो। इसके लिए मैं टिप देता हूँ, मैं जो करता था स्टार्टिंग के डेज में मेरे, दैट वाज मिरर प्रैक्टिस। जैसे मुझे पता है कि यार मुझे ना मान लो हाउ टू मेक अ बेटर प्रेजेंटेशन के बारे में बोलना है, मैंने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर ली, नाउ एक मिरर या ऐसी किसी के पर्सन के सामने मैं बैठा दिया, अगर सिस्टर वगैरह फ्री है तो वो, नहीं तो मिरर के सामने खड़े हो गए एंड बोलना स्टार्ट करा, टाइम करा अपने आप, देखा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ, कितने में बोल रहा हूँ, उससे टाइमिंग का भी पता पड़ जाएगा तुम्हारा, प्लस साथ साथ में एक प्रैक्टिस हो जाती है। मिरर स्पीचिंग में तुम्हें लगता है खुद बोल रहे हो, तुम्हें पता पड़ेगा तुम कैसे बोलते हो, लग रहे हो कहाँ पे, तुम्हें लग जाएगा कि यार यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, ठीक है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ नोट टू योर फॉर योरसेल्फ। देखो मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई स्पीच देने जाता हूँ ना, मेरे पास में ऐसी एक डायरी रहती है कोई सी भी, ठीक है, और उसमें मैं कुछ नोट्स लिख के रखता हूँ उस टॉपिक के बारे में, कि यार ये चीज मुझे बोलनी है, ये चीज मुझे इसके बारे में बच्चों से बात करनी है समथिंग, तो मैंने जैसे भी जो भी सेशंस वगैरह लिए ना उसके बारे में लिखता रहता हूँ ऐसे, कि यार इस सेशन में मुझे ये चीज बोलनी है, इस सेशन में ये चीज बोलनी है, इस सेशन में ये चीज बोलनी है। तो ये नोट्स जो है ना आपके हैंडी रहता है, आप नोट पैड पे लिख सकते हो, अपने फोन पे लिख सकते हो, एक डायरी में लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट होने जरूर चाहिए अपने पास में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइम पे अभी थोड़े दिनों पहले एक स्पीच दी थी अबाउट ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, तो मैंने ये नोट्स बना दिए कि भाई क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स एंड, और ये ऐसे लिख दिया एक बार शॉर्ट में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक साइड में पढ़ा, ये खुला है, देख भी नहीं रहे इस पे, बट जैसे मैंने बोला एक सेकंड के लिए गया, कुछ चीज छूट गई, याद आया, फटाफट चालू कर दिया। फिर जैसे जैसे तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस आता रहेगा ना, वैसे वैसे तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, अब ये बंद, ठीक है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, उतना नॉलेज, उतना मैंने इसको बार बार इस टॉपिक को रिवाइज करा है, या बार बार इसको इतनी बार मैं डिलीवर कर चुका हूँ, अब वो चीज दिमाग में बैठ चुकी है। बट नोट्स बनाओ स्टार्टिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कोई मना नहीं कर रहा आपको, आप ऑब्वियस बात है तुम ऐसे नोट्स को देख करके पढ़ने लग जाओगे, वो तो मतलब नहीं रहेगा, बट हाँ बोलती वक्त आप रख सकते हो अपने पास में नोट्स, ठीक है, प्रॉपर अटायर,
यार ड्रेसिंग सेंस ऑब्वियसली बात है, तुम्हारे सामने कोई ऐसा बंदा बैठा हो नॉर्मल ऐसे बाल बिगले वगैरह हो, ऐसे ही नॉर्मल टी शर्ट वगैरह में हो, और तुमसे अगर फॉर्मल सेटअप में बात करने को बोला जा रहा है तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सेटअप, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, आपका अटायर प्रॉपर होना चाहिए। अपन जाते हैं ना, देखो कभी भी शादी वगैरह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यार ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे है या ये भाई की शादी है, तो उसके हिसाब से प्रॉपर अटायर होता है। और दूर का कोई है रिश्तेदार वगैरह, तो ड्रेसिंग उसके हिसाब से थोड़ी सी नीचे आ जाती है कि यार ये तो बहुत हैवी ड्रेस है, थोड़ा सा नॉर्मल चल जाएगा, यार ये कुर्ता नहीं पहनते, पैंट शर्ट में काम चल जाएगा आज। ठीक है, तो वो सब क्यों देख रहे हैं अपन, ओकेशन के हिसाब से। तो सेम चीज यार, स्पीच दे रहे हो, जो तुम्हारा एनवायरमेंट है उसके हिसाब से अटायर प्रॉपर होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट मेक्स वन ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशंस। ठीक है, लोग तुम्हें देखते हैं पहले। ठीक है, एंड ऑब्वियसली ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करो किस तरीके से तुम प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करो। ठीक है, कोशिश करो अपनी नॉन वर्बल स्किल्स को इंप्रूव करने की। जब लाइव ऑडियंस होती है ना, तो वहां पे आपके नॉन वर्बल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो थ्रू द स्क्रीन तो क्या इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट जब लाइव होती है ना, तो आप किस तरीके से अपना हैंड मूवमेंट कर रहे हो, किस तरीके से स्टेज पे आप मूव कर रहे हो, किस तरीके से आपका हेड मूवमेंट है, किस तरह से आपका आई कॉन्टैक्ट है लोगों के साथ, वो सब वो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये 8 बेसिक चीजें, लेकिन यार काफी नहीं, थोड़ी और बात, कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और ये वो चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं पड़ती। ठीक है, फर्स्ट इज, यार आप जब बोल रहे हो ना चीजों के बारे में, तो सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है। ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन यूज सम एक्टिविटीज, अगर पॉसिबल है तो। अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो चार्ट्स वगैरह का यूज कर सकते हो, इमेजेस वगैरह का यूज कर सकते हो। ठीक है, यू कैन यूज लेट्स से कोई अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ना, मुझे यहाँ पे कोई ऑडियो क्लिप दिखा देनी चाहिए, मुझे कोई वीडियो क्लिप दिखा देनी चाहिए यहाँ पे, और अलाउड है आपको वहाँ पे, आप वो यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली योर बॉडी लैंग्वेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सिर्फ वर्ड्स नहीं, आप जब लिख रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान कर रहे हो या पब्लिक स्पीच को प्लान कर रहे हो, तो वहां पे बिल्कुल फ्रेजेस यूज कर सकते हो। देन बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि स्टार्टिंग एंडिंग मिडिल में कोई फ्रेजेस वगैरह यूज कर लो, मोटिवेशनल कोई कोट वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, उन चीजों को लेकर क्या, ठीक है, मॉड्यूलेट करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, पिच, टेम्पो, स्पीड, ठीक है, कहाँ पे पॉज देना है, किस बात पे स्ट्रेस देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हमेशा जानता है कहाँ पे उसको रुकना है, कहाँ पे उसको ज्यादा बोलना है, कहाँ पे उसको तेज बोलना है, कहाँ पे धीरे बोलना है, किस चीज को फास्ट बोलना है, किसको धीरे बोलना है। वो टेम्पो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टेम्पो थ्रू आउट द सेशन चलना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो सर एनर्जी बहुत अच्छी थी और एंड में जाके खत्म हो गई, मत करो। ठीक है, जैसे मैंने एक बार ना लिटरली 6 घंटे के 2 कंटिन्यू सेशन लिए थे, जिसमें बीच में आधे घंटे का गैप मिलता है आपको बस। तो पहले 3 घंटा, फिर आधे घंटे का गैप, फिर 3 घंटा, फिर आधे घंटे का गैप, फिर 3 घंटा, फिर आधे घंटे का गैप, फिर वापस 3 घंटा। ठीक है, और वो लेने से पहले मुझे यही बोल के दिया गया था कि सर एनर्जी उतनी मेंटेन होगी क्या 12 घंटे के एंड तक। ऐसा नहीं कि लास्ट 1 घंटे में जाकर के आप बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ, सर अब तो हो गया खत्म, नहीं हो रहा वो, नहीं। ठीक है, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार आपका स्टार्ट टू एंड एनर्जी उतनी की उतनी रहनी चाहिए, वरना वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। फिर पॉस्चर, आप जब लाइव ऑडियंस के सामने खड़े हो तो आप बैठ के, खड़े होके, घूम के कैसी बात करो, आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हो। ठीक है, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ रिगार्डिंग दिस पॉस्चर, तो स्टार्टिंग करता हूँ, जब नए नए आप पब्लिक स्पीकिंग फील्ड में आते हो या आप ऑडियंस सामने बोलना स्टार्ट करते हो ना, कॉन्फिडेंस लो होता है सबका बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो आप ना एक किसी भी एक आइटम को, जैसे मैं स्टार्टिंग में इसको यूज किया करता हूँ, दिस इज अ पॉइंटर, आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड वगैरह चेंज करने के काम आता है। प्लस इसमें एक लेजर लाइट होती है, जिससे आप चीजों को पॉइंट करके बता सकते हो कि ये मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ समथिंग। ठीक है, तो ये कोई भी ऐसी चीज, पेन रख लो हाथ में, ठीक है, आपके हाथ में, मेरे हाथ में ये पॉइंटर रहता था उस टाइम पे, तो कोई भी ऐसी चीज हाथ में रख सकते हो, कॉफी मग, बिल्कुल हाँ, एनीथिंग जो आपको कंफर्टेबल बनाती है और जो आपको लगता है कि मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। और सबसे पहले आप तो नहीं, ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि हाथ में तुम्हें कॉपी डायरी लेकर के खड़े हो, तो वो तो ऑडियंस के दिमाग में चल रहा है यहाँ पे क्या लिखा है ऐसा। ठीक है, तो वो नहीं, चीज ऐसी होनी चाहिए जो उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे। पेन हो सकता है, कॉफी मग हो सकता है, ठीक है, पॉइंटर हो सकता है, कुछ ऐसा मे बी। अगर आपको लगता है कि आप कोई और चीज कैरी कर सकते हो तो उसको आप कैरी करो। ठीक है, स्टार्टिंग में चीजें हेल्प करती है, इट मेक्स यू फील कि ओके कुछ है हाथ में, उसको होल्ड कर सकते हो। कुछ अगर गलती से गलत बोल गया ना, तो उसको स्क्वीज कर सकते हो, ऐसा कुछ, तो हल्का सा वो एक कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये स्टार्टिंग में चीजें आपको हेल्प करती है। इससे ना आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे आपका मूवमेंट सही होता रहेगा, वैसे वैसे आपके हैंड मूवमेंट बढ़ते रहेंगे। प्लस कोई चीज हाथ में रखने से ना, आप जैसे कुछ लोग होते हैं उनके हाथ ना बहुत ज्यादा चलते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा हाथ चलता है, हेड मूव चलता है, तो ऐसे की चीज को होल्ड करने से, हाथ में रखने से आप उसको कंटेन भी कर लेते हैं। ठीक है ना,
जैसे स्टार्टिंग में जब मैं जाता था तो मैं जो आपकी, अगर आप वॉच वगैरह पहन रहे हो या कोई रिंग्स वगैरह पहनते हो, तो कोशिश करो ऐसी चीजें पहनो जो डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, ठीक है, प्लस हैवी ना हो। आप अगर मेटल की स्ट्रैप वॉच पहन रहे हो तो वो क्लंक होती है, वो बजेगी, ठीक है, आप जब भी हैंड रिस्ट मूवमेंट करोगे तो उसमें से आवाज आएगी, तो कोशिश करो आप ना लेदर स्ट्रैप की वॉचेस पहन के दो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आपके पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस देती है, ठीक है ना। मेरे को जैसे एक आदत है यार, मैं जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे को फिक्स है कि मेरे को ना मेरी वॉच चाहिए, मेरे को मेरे हाथ में पॉइंटर चाहिए, और मेरे को एक पेन चाहिए। ये 3 चीजें प्लस मेरी डायरी, ये 4 चीजें अगर मेरे आसपास है ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि ओके, मैं इस सिचुएशन से डील कर सकता हूँ। तो आपको भी ऐसे सोचना है कि यार ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे हेल्प कर सकती है, ठीक है। अभी डिपेंड करेगा आपकी आप किस तरीके से सोचते हो, किस तरीके से काम करते हो, किस तरह के एनवायरमेंट में हो, बट ऐसी कोई एक चीज स्टार्टिंग के डेज में आपको बहुत हेल्प करती है। अब फिर एक पॉइंट के बाद में ऐसा होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, काम चलता रहेगा, होता जाएगा, ठीक है। बट पॉस्चर को मेंटेन करने में एक चीज है, प्लस स्टार्टिंग में मैं कहूंगा कि कभी भी बैठ के बोलना स्टार्ट मत करो, जब इन योर इनिशियल डेज, ठीक है, खड़े होके बोलना स्टार्ट। क्यों? बैठ के ना हम एक रिलैक्स ज्यादा हो जाता है। हमने स्टार्टिंग में अगर बैठ के बोलोगे ना, तो आप ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठे होगे, थकते थकते पीछे चले जाओगे, ऐसे पीछे होके रिलैक्स होके बैठ रहे हो, कर रहे हो, बोलो, तो इट क्रिएट्स अ डिस्कनेक्ट विद द ऑडियंस, ठीक है। ऑडियंस को भी अच्छा लगता है कि ये तो बहुत रेस्ट, ये तो रिलैक्स होके बैठ गया ऐसे। तो स्टार्टिंग डेज में जब आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, ऑडियंस के साथ में कनेक्ट बिल्डअप कर रहे हो, खड़े होके बोलना उसका, ठीक है। एंड पर्सनली मैं पोडियम के पीछे होकर के नहीं, मैं पोडियम के आगे खड़े होकर बोलना स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग। फिर एक पॉइंट के बाद में आप पोडियम के पीछे जा सकते हो। पोडियम के पीछे, पोडियम का चीज है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप पोडियम के पीछे खड़े होकर वो चीजें बोलते हो जो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हो एक इंपॉर्टेंस क्रिएट करनी, आप चाहते हो कि ऑडियंस का ध्यान सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पे रहे, किसी और चीज पे ना रहे, आपकी ड्रेस पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे ना रहे, तब आप पोडियम के पीछे रह के बात करते हो, ठीक है। बट जब आप चाहते हो कि नहीं यार, आप ऑडियंस से कनेक्ट बिल्ड करना चाहते हो, तो आप पोडियम के आगे रह के बात करते हो। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखती है। आप किसी ऐसी चीज का यूज कर सकते हो, पॉइंटर वगैरह ले सकते हो, ठीक है, बहुत ही चीपली मिल जाते हैं मार्केट में, कोई भी एक छोटा सा पॉइंटर लेना है वो ले सकते हो, ठीक है। पेन वगैरह का यूज कर सकते हो, कॉफी मग्स वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है। गर्ल्स आप लोग चाहो तो जैसे हैंकर चीफ वगैरह रख सकते हो हाथ में, स्टार्टिंग में कोई मना नहीं कर रहा आपको उस चीज के लिए, ठीक है। आपको लगता है कि सर मैं मोबाइल कैरी कर सकता हूँ, तो आप मोबाइल हाथ में रख लो। अगर आपको लगता है कि आपसे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगा, कोई ऐसा कोई आपका कोई कवर वगैरह ऐसा नहीं है, तो आप वो करिए, बट कुछ ऐसी चीज की हेल्प ले सकते हो। मे बी यू कैन कैरी नोट्स, स्मॉल स्लिप पैड समथिंग, ठीक है। प्लस पोडियम का यूज करना समझो, कैसे करना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे खड़े होना है, उस चीज का ध्यान रखो। ये सब चीजें आपको ऑडियंस में कनेक्ट करने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो कनेक्शन के अंदर भी ये चीज हेल्प कर रही है, प्लस पोस्चर मेंटेन करने में भी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट सम वाओ फैक्टर यार, ठीक है। बिल्कुल, देखो स्टार्टिंग में पोडियम का आप यूज कर सकते हो फॉर बिगिनर्स, बट टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इफ यू ट्रूली वांट टू बी कंफर्टेबल, ठीक है, इन योर इनिशियल डेज ऑफ स्पीकिंग, मैं कहूंगा उस पोडियम का सारा मत, क्योंकि पोडियम ना एज अ स्पीकर आपको एक सेफ कंफर्ट जोन देता है कि मैं इसके पीछे छुपा हुआ, ठीक है, वो एक बैरियर क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो कंफर्टेबल है, स्टार्टिंग में हो लग सकता है, बट वो आपको इनिशियल स्टेजेस में कनेक्ट करने में ऑडियंस से दिक्कत देगा, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा यू वांट टू ब्रेक दैट बैरियर कंप्लीटली, ठीक है, तो पोडियम का इस्तेमाल मत करो। बट अगर आपको लगता है नहीं सर अभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, तो ठीक है, स्टार्टिंग में पोडियम का यूज ले सकते हो, देन धीरे धीरे पोडियम के आगे आने की कोशिश करो, ठीक है ना। बट अगर बिल्कुल ही चाहते हो कि यार नहीं सर मैं तो कनेक्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन काम करना चाहता हूँ, पोडियम अगर है तो उसका यूज मत करो, और बैठ के तो स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। एंड लास्ट, ऑलवेज एट द एंड थैंक योर ऑडियंस। देखो आप उतने ही अच्छे पब्लिक स्पीकर हो जितनी अच्छी आपकी ऑडियंस आपको सुन रही। मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल के चला जाऊँ, तुम्हारे दिमाग में एक चीज भी ना आए, मैं कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है। ऑडियंस ने मुझे सुना और समझा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके बाद में हमेशा ऑडियंस को थैंक जरूर करो आफ्टर योर, जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या स्पीच दे रहे हो या आप जो सेमिनार कंडक्ट कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, उसके बाद में जो भी आपकी ऑडियंस है उनको आप जरूर अच्छे से उनको उनकी तरफ ग्रेटिट्यूड जरूर एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ में प्रेजेंटेशन को करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द प्रेजेंटेशन। नाउ बिफोर वी गो टू द एक्टिविटीज, कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो लाओ बताओ क्या कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ दिमाग में आई चीज, कोई चीज समझ में आ गई, कोई चीज समझ में नहीं आई, तो जरा उसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, प्रेजेंटेशन अच्छी लगी? हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस?
अच्छा सब समझ में आ गया। हाँ जी, आपने वो पोडियम्स तो क्या था वो समझ में नहीं आया। क्या चीज बेटा? वो पोडियम जो कुछ आपने समझाया था। बेटा पोडियम बेसिकली वो एक स्टेज पे आप लोग देखते हो ना, जिसके पीछे स्पीकर खड़ा होकर बोलता है, वो एक स्क्वायर बॉक्स टाइप जो आपको होता है, जिसमें आप माइक रखते हो और फिर आप बोलते हो, तो वो पोडियम जो अपने स्कूल में होता है ना, यहाँ पे टीचर उसके पीछे खड़े होकर बोला करता था, ठीक है, स्टैंड कह लो, माइक स्टैंड जैसे कहते थे स्कूल में, हैंड रेस्ट बोलो, जो भी आप, बेसिकली पोडियम वो। तो वो जो पोडियम है उसके पीछे खड़े होकर अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, तो वो उसके बारे में अपन बात करेंगे। पोडियम के नॉर्मली आगे रह के बात करने से कनेक्ट बेटर रहता है एज कम्पेयर टू पोडियम के पीछे रहने से। हाँ, एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, देखो बार बार तुम्हें कही जाती है, सब लोग कहते हैं, बट अगर तुम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो तो यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योरसेल्फ फर्स्ट, ठीक है ना। आप जैसे हो, अगर आप अपने आप में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकते अपने आप, क्योंकि ये पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आप सिर्फ अपने नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर रहे, आप एक तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे, ठीक है। इसलिए ड्रेसिंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अपन ना कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर आपको पता है कि यार मैंने एक अच्छा शर्ट या एक अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, तो आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तो ड्रेसिंग सेंस वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फील कर जाता है, तो उस चीज पे जरूर ध्यान देना। सेकेंड थिंग जो मैं पर्सनली भी कहूंगा कि यार ना, ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल बिफोर गोइंग इनटू एनी सेशन। आप किसी भी सेशन के बारे में बोलना चाहते हो, कोई भी टॉपिक है, ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल अबाउट दैट टॉपिक। वो जो नॉलेज आपको मिलेगी ना उस टॉपिक के बारे में, चाहे वो स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही क्यों ना हो, ठीक है, किसी और स्पीकर को ही सुन के आ जाओ, ठीक है, यूट्यूब पे सुन लो, गूगल पे सर्च कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई टू लर्न और रीड एज मच एज पॉसिबल अबाउट दैट टॉपिक। छोटी छोटी चीजें पता पड़ेंगी ना, वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है, और उनको नोट करो, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, उनको ये नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ये जो नोट्स है ना, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज भी अगर तुम बोलोगे ना, तो जो नोट्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं मुझे, ठीक है ना। कभी अगर ऐसा होता है ना, कोई कॉल आता है कहीं से कि यार सर इस टॉपिक पे सेशन लेना, ठीक है, अब मैंने सेशन ले रखा है, पहले पता है उसके बारे में, बट सारी चीजें दिमाग में तुम्हें याद रहती है, कुछ टेक्निकल बातें करनी है वो तुम्हें याद रहती है। तो अब जैसे मुझे कोई बोले सर प्रेजेंटेशन को एक सेशन ले लेते हैं अपना, तो मैंने कहा ठीक है, तो अब मुझे पता है प्रेजेंटेशन कैसी बनती है, क्या तुमने देख ली अभी, ठीक है, बट कुछ टेक्निकल बातें हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड होता है प्रेजेंटेशन को लेकर के, ठीक है, ए बी पैटर्न होते हैं, ठीक है, गोल्डन साइक्स का रूल है, देयर इज अ प्रॉपर थ्योरम अबाउट प्रेजेंटेशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ रूल्स दे रखे, तो वो सारी चीजें टेक्निकल बातें थोड़ी ना याद है, 10 20 30 का रूल दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, रूल ऑफ थर्ड दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट ने, सारी चीजें याद रह नहीं रहे तो लिखी हुई है नोट्स में, ये नोट्स फ्यूचर में बहुत काम है, ठीक है, प्लस उस टाइम पे जब तुम बोल रहे हो भूल गए कर गए ना, तो वहां पर आप कर सकते हो। अब कॉन्फिडेंट को लेकर के, कॉन्फिडेंस को लेकर के ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वही अपने आप में कंफर्टेबल हो, ठीक है, उसके बाद में आप कोशिश करो कि यार जो आप कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हो उसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, एज मच प्रैक्टिस एज पॉसिबल, ठीक है ना। अब जैसे मुझे लिटरली कल रात को 10 बजे पता पड़ा कि मुझे आज सुबह का सेशन लेना, तो मैंने 11 साढ़े 11 बजे बैठ करके प्रेजेंटेशन बनानी स्टार्ट करी, 1 1:30 बजे तक प्रेजेंटेशन बनी, एक बार फटाफट से रिव्यू ले लिया, 5 मिनट लगे, बट 5 मिनट रिव्यू जरूर लिया, क्योंकि अब वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि अब ठीक है चल जाता, बट आपको पता है कि नहीं सर मेरा फर्स्ट टाइम है, तो 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो, मिरर प्रैक्टिस सबसे बेस्ट होती है। अपने जो आपकी अलमीरा या ड्रेसिंग टेबल जो भी है उसके सामने खड़े हो जाओ, या अपने सिस्टर वगैरह को अगर वो सपोर्टिव है और हेल्प करने को तैयार है, तो वो एक कंडीशन रहती है, तो भाई बहन के साथ में क्या थोड़ा सा वो रहता है, जैसे अभी तो पेंडेमिक सब मूड में रहते हैं अपने अपने, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है तो मिरर, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल, या फ्रेंड है तो फ्रेंड कॉल वगैरह और बोलो, ठीक है, और चेक करो किस तरीके से बोल रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे, ठीक है ना, उस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल बेटा, हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अपनी पीएफसी की ऐप पे, वो तो आप लोगों के पास में रहती है, ठीक। हाँ जी, और कोई डाउट वगैरह? कंसिस्टेंसी को लेकर के तो बेटा देखो वही नॉलेज के ऊपर, आपको जितना ज्यादा बेटर नॉलेज होगी उस टॉपिक के बारे में, जितनी बार आप रिपीट करोगे उस चीज को उतने बेटर बनते हो, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लैंग्वेज को लेकर के देखो पर्सनली मैं मतलब नॉट लाइक ये जो लॉकडाउन हुआ है ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तरह काम करा मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले बहुत रीड करा करता, ठीक है, देयर इज अ स्मॉल लाइब्रेरी इन आवर हाउस जहाँ पे मैं, मेरे फादर और मेरे सिस्टर, हम तीनों रीडिंग को लेकर के काफी पैशनेट है, फादर हिंदी में रीड करते हैं, मैं और मेरे सिस्टर इंग्लिश में रीड करते हैं, तो हमारे पास में पूरी हमारा एक गोल है कि हमें पूरी वो दीवार भरनी किताबों से, ठीक है ना, तो किताबें पढ़ते रहते थे, बट बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ 2 3 साल से मेरा डिस्कनेक्ट टूट चुका है, बट ये पेंडेमिक में मुझे बहुत हेल्प करी कि यार, क्योंकि अब सब लोग वर्क फ्रॉम होम है, तो कुछ नहीं तो कम से कम आधा घंटा तो घर का दिन का निकल सकता है, ठीक है ना,
तो करंटली से आप लोगों को दिखी होगी कॉर्नर पे ये जो शेल्फ है ना, ये शेल्फ मैं ऐसे यूज करता हूँ, इसमें मैं किताबें रखता रहता हूँ जो मुझे पढ़नी बाकी है अभी, या जो मेरी करंट रीड में चल रही, मैं उनको यहाँ रखता हूँ ताकि इसके पास में बेड है, तो बेड पे जाने से पहले किताब उठाई, बेड पे गए, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना मेरा मन करा उतना रीड करा, ठीक है, और किताब को वापस यहीं पे रख के नेक्स्ट डे का काम चला। बट रीडिंग रियली हेल्प्स। और रीडिंग के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ रीड नहीं करना। देखो जब भी आप रीड करोगे ना, मेरी गारंटी है तुम चाहे कोई भी किताब पढ़ो, हर पेज पे कम से कम 1 से 2 वर्ड ऐसे होंगे जो तुमने पहली बार सुने होंगे। ऑन एवरी पेज यू विल फाइंड 1 और 2 वर्ड्स जो आपने पहली बार सुने। ऑथर्स इतने अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं ना, इतनी प्यारी उनकी डिक्शनरी होती है, मतलब मजेदार, ठीक है। जैसे लास्ट मैंने जो किताब पढ़ी थी, क्योंकि मुझे काफी टाइम से पढ़नी बाकी चल रही थी, मुझे कंप्लीट करनी बाकी थी, तो जो अमीश त्रिपाठी की जो राम वाली सीरीज है, रामायण वाली सीरीज है, राम सीता एंड रावण, मुझे वो कंप्लीट करनी थी, तो मैंने वो अभी कंप्लीट करी। इतने प्यारे वर्ड्स उन्होंने एक्सप्लेन कर रखे। इससे पहले मैंने उसकी पढ़ी थी वो शिव वाली, जो मेलुगास वाला जो पूरा था, वो पढ़ा था, तो वो मैंने पढ़ रखी थी, तो मुझे उसकी नेक्स्ट पढ़नी थी, बट टाइम नहीं मिला। तो इस लॉकडाउन में जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो वही रीड करा सबसे पहले। और ऐसा नहीं कि रीडिंग सिर्फ किताब पे करनी, किंडल पे कर सकते हो यार। आज की तारीख में तो फोन में किंडल ऐप डाउनलोड करो, 10 रुपए जीरो, कितनी किताबें तो 0 में मिलती है, ठीक है ना, कितनी किताबों पे सेल चलती है, 0 में मिल जाती है किंडल पे। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ रियल किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं किंडल पे भी पढ़ता हूँ, बट रीडिंग रियली हेल्प्स। प्लस उसमें वो जो वर्ड्स है ना जो आपको मिलते हैं इंपॉर्टेंट, उनको आपने अपनी एक अलग से डायरी या उसी किताब में हाईलाइट करके उसका मीनिंग लिख दिया। सिर्फ वर्ड पढ़ना काफी नहीं, मीनिंग पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि सारे वर्ड याद रह जाएंगे, नहीं, बट होगा कि अगर तुम्हारे पास में वर्ड्स है ना, तुम्हें याद आएगा किसी दिन जब तुम प्रिपेयर करोगे स्पीच के बारे में, यार मैंने ना इससे रिलेटेड एक वर्ड पढ़ा था, फटाफट गए वो किताब खोली, तुम्हें वो वर्ड मिला हाईलाइटेड, और तुम्हारा काम, ठीक है। या फिर मैंने जैसे कर रखा है कि मैंने फोन में जो नोट्स वाली ऐप होती है ना, कीप वाली ऐप, सॉरी, जो गूगल कीप्स करके जो ऐप आती है, उसमें मैंने क्या कर रखा है, ABCD ऐसे करते हुए Z तक सबका अलग अलग एक फोल्डर बना दिया, और उसमें सारे वर्ड्स लिखता रहता हूँ जो जो मुझे मिलते रहते हैं। तो A के ऊपर सारे A वाले वर्ड्स हैं, B के ऊपर सारे B वाले जो वर्ड मिले, C के ऊपर C वाले, D के ऊपर ऐसे, ठीक है ना। तो मेरे पास एक अपनी खुद की एक डिक्शनरी तैयार होती जाती है। तो जब मुझे लगता है कि मुझे इनका यूज करना है, मुझे टाइपिंग की वर्क करते हुए याद करना है, तो वो चीजें हेल्प करती है, ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होता, ऐसे टाइम लगा है, 5 साल मेरे को भी लगे, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़े थे, तो ऑब्वियसली स्टेज फियर था, सबको ही होता है, इट्स नॉर्मल। बट एक चीज में था कि मुझे पता था कि मैं जिस टॉपिक के बारे में बोल रहा हूँ उसके बारे में मुझे नॉलेज, दैट ऑलवेज हेल्प। नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक वो सबसे पहले हेल्प करती है। तो स्टार्टिंग में जब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, या पब्लिक स्पीकिंग की फील्ड में काम कर रहे हो, या किसी भी तरीके से आप चाहते हो कि यार लोगों से इंटरेक्ट करना, तो वहां पे द फर्स्ट थिंग उस बारे में बात करिए जिसके बारे में आप जानते हैं। बेटा किसी का ना माइक ऑन है, कॉलर 1 की आईडी से लॉगिन करके बताया, प्लीज म्यूट कर देना बेटा अपने आप को। हाँ जी, चलिए, तो और कोई डाउट वगैरह? हाँ जी, कुछ और डाउट्स रह रहे हैं वो? ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऑब्वियसली देखो, पर्सनली जब मैंने भी स्टार्ट करा था, तो ऑब्वियसली आप किसी वजह को देख के सीखते हो कि यार वो पर्सन कैसी स्टाइल लेकर के चल रहा है, ठीक है। तो सामने वाले को कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं होती, उनको अडेप्ट करो अपने हिसाब से, बट आप दूसरों की स्टाइल से सीख जरूर सकते हो, ऑब्वियसली, ठीक है ना। जैसे यार ये जो प्रेजेंटेशन वगैरह, ये तो बचपन से जो सीख के आए नहीं थे, हमने भी सीखी धीरे धीरे बनानी, कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, क्या है क्या नहीं, तो ये सीख सकते हैं। गौरांग, जो मैंने पर्सनली इम्प्लीमेंट करा, देखो मैं वही बात करूंगा जो मैंने करा लाइफ में। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए लोग बोलते हैं कि भाई रीड, मतलब जैसे रीडिंग तो मैं करता हूँ, तो रीडिंग के लिए तो मैं बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद बोलते हैं कि आप ना दोस्तों से इंग्लिश में बात करो, रिलेटिव से इंग्लिश में बात करो, ठीक है, या कोशिश करो अपनी वोकैबुलरी के अंदर रोज का एक वर्ड ऐड वगैरह करने की। मेरे से तो ये सब नहीं हो पाया, ऑनेस्टली। अरे देखो दोस्तों के साथ में बात करते हो, इंग्लिश में बात करना कैसे करोगे, सोचो ना, वो जो फील भाई में है वो कैसे लाओगे ब्रदर ब्रदर में? तो वाली बात है। देखो तो कुछ चीजें तो देखो पॉसिबल होती है, कुछ चीजें नहीं होती। हाँ, अब जिनके रिलेटिव्स वगैरह आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, ब्लेसिंग इन डिसगाइज है तुम लोगों के पास में, ऑब्वियसली बात है, उनसे बात करके इंग्लिश में बात करके, या जो भी लैंग्वेज वो फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। बट जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी वॉज, एक तो रीडिंग, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं मतलब जो एट्रीब्यूट मैं सोचता हूँ जिसकी वजह से मेरे स्किल्स इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, दैट वाज रीडिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं कि तुमको एक स्पेसिफिक चीज रीड करो, तो मैंने ना बहुत सारी चीजें रीड करी। देखो स्टार्टिंग जब करा था, जब स्कूल में थे 7th 8th में रीडिंग स्टार्ट करी थी, तब आई वाज रीडिंग अबाउट
महाराणा प्रताप, भगत सिंह और ऐसे पापा क्योंकि लाके देते थे उस टाइम पे, अपन तो जाके लाते नहीं थे, तो पापा जो ला करके दे रहे किताब वो पढ़नी होती थी, तो उस टाइप की किताबों से स्टार्ट करा। फिर पता पड़ा कि फिक्शनल नॉवेल्स वगैरह होते हैं, तो फिक्शनल नॉवेल्स की तरफ गए। उसके बीच में हमारे स्कूल के अंदर जो लाइब्रेरी थी उसमें हम लोग टॉम हार्डी की किताबें वगैरह पढ़ा करते थे, शेरलॉक होम्स वगैरह की टेल्स वगैरह थी। आपके बचपन में जॉन ग्रीन सॉरी वो एलन ग्रीन ऐसे कोई पर्सन एक ऑथर होता था, उसकी किताबें पढ़ते थे। फिर जब बड़े हुए तो जॉन ग्रीन पे अपडेट करा, अमीश त्रिपाठी पे अपडेट करा, रविंद्र पे अपडेट करा। ठीक है, अभी रिसेंटली आई एम रीडिंग बुक जो बेसिकली रिच डैड पुअर डैड, बेसिकली इट्स अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो वो रीड कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक स्पेसिफिक चीज, बट ट्राई टू रीड समथिंग। एंड स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोलना काफी, हिंदी में बोल के भी इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑडियंस के ऊपर। ऑब्वियसली आपकी ऑडियंस अगर ऐसी है, फॉर्मल एनवायरमेंट है, इंग्लिश में बात करनी है, तो आपको वहां पे आपके इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। बट ऐसा नहीं कि इसका मतलब कि हिंदी में बात करना नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, तो जो लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है स्पेसिफिकली, स्टार्ट हिंदी से, उस लैंग्वेज से स्टार्ट करो जहां पे तुम कंफर्टेबल, देन ट्राई टू मूव टूवर्ड्स इंग्लिश। ठीक है, बिल्कुल। अरे वैरन बफेट मतलब बहुत अच्छी कह रहा हूँ, कुछ भी पढ़ो, किताब बस पढ़ने की होनी चाहिए, वो आपके इंटरेस्ट की हो तो बस बेटर। आपको इंटरेस्ट है मान लो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट की किताब पढ़ लो। आपको इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट वगैरह में, उसकी पढ़ लो। आपको इंटरेस्ट है मान लो फिक्शनल लव स्टोरीज में, तो उसमें पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है। आपको हिस्ट्री वगैरह मतलब माइथोलॉजिकल एपिक्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप वैसी किताबें पढ़ो। किताब ऐसी पढ़ो जिसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और जिन लोगों को अगर स्टार्ट करनी है रीडिंग विद रीड जहां पे आपको इंटरेस्ट है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप माइथोलॉजिकल जॉनरा पकड़ो। जो लोग नया नया रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ट्राई टू स्टार्ट विद माइथोलॉजी, क्योंकि वहां पे क्या ना इंटरेस्ट बन जाता है। एपिक टेल्स वगैरह होती है, ठीक है, उसमें वॉर की कहानियां होती है, सब कुछ, तो थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अपन ने थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ है। तो जैसे अगर जो लोग चाहते हैं तो, और क्योंकि माइथोलॉजिकल रीडिंग में भी अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद अमिश त्रिपाठी, अमिश से स्टार्ट कर सकते हो, देन ट्राई टू मूव ऑन टू अदर ऑथर्स वगैरह। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बनेगा। जिनको मान लो इस तरफ इंटरेस्ट है लव स्टोरीज वगैरह में, और थोड़ा सा कम लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा इजी लेवल से, तो दुर्जोय दत्ता से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि दुर्जोय की लैंग्वेज थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी रहती है। ठीक है, फिर जो लोग एडवांस रीडर्स हैं, ऑब्वियसली हरुकी मुराकामी आपके पास में है ही है, जॉन ग्रीन आपके पास में है ही है। ठीक है, टर्टल्स ऑल द वे डाउन वगैरह आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा और आगे जाने की इच्छा है तो आप फिर यू कैन स्टार्ट रीडिंग अबाउट ये लो आपकी प्रेसिडेंशियल बायोग्राफीज वगैरह होती हैं। ठीक है, इनको रीड करना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको फिर पता पड़ेगा कि नहीं यार जॉनरा अलग अलग, और आपको फिर अपना इंटरेस्ट जॉनरा पता पड़ेगा। बट वो एक थिंग थी जो मैंने करी। सेकंड वही जो वर्ड्स लिखने वाला, क्या वर्ड्स वगैरह जहां भी मुझे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं मैं नोट कर लेता हूँ। यार ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मुझे अच्छा लगा, मैंने नोट कर लिया। मुझे नहीं पता मैं यूज करूंगा, देखो ऑलमोस्ट आज तक मैंने 10% वर्ड यूज करे होंगे जितने मैंने आज तक लिखे, जितना भी लिखे, बट वो 10% भी काम तो आ गए ना। वो कब आया जब लिखे, अगर लिखता ही नहीं या नोट करके नहीं रखता तो वो 10% भी काम नहीं आते, तो 0% इंप्रूवमेंट होता। 0 से 10% बेटर है ना, एनीथिंग इज बेटर देन 0%। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक रीडिंग, सेकंड आपके जो भी वोकैबुलरी आप चाहते हो इंप्रूव करना, उसके बारे में मैं जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स वगैरह मीनिंग्स वगैरह नोट करना स्टार्ट करता हूँ। एंड थर्ड थिंग इज स्टार्ट करो बोलना, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करो। ठीक है ना, जब तक स्टेज पे चढ़ोगे नहीं तब तक स्टेज का फियर निकलेगा नहीं, एज सिंपल एज दैट। इससे बेटर तरीके से कोई और सिंपली नहीं जा सकता। ठीक है, तुम चाहे बाकी कितनी भी चीजें ट्राई कर लो, जब तक उस स्टेज पे चढ़ के ऑडियंस के सामने खड़े होकर नहीं बोलोगे, तब तक वो डर, जो स्टेज फ्राइट है, जो फियर है, जो जो हाथ कांपने वाली जो फीलिंग आती है ना, वो नहीं जाएगी। मेरी भी कांपते थे स्टार्टिंग में, हाथ कांपने वगैरह की चीजें बहुत होती है। तो उस जगह पे तुम ऐसी चीजों का हेल्प ले सकते हो, कुछ चीजों को यूज कर सकते हो। हाँ जी, और बताओ कोई और शंका चल रही हो अपने दिमाग में। मैंने पता है मतलब मैंने एक चीज नोटिस करी ओवर टाइम में, स्टार्टिंग में ना पहले इंग्लिश पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, इंग्लिश के अच्छे से वर्ड सीखना, फिर बाद में ना एक पॉइंट क्या रियलाइज हुआ कि अपना हिंदी के अच्छे वर्ड भी अपने को ज्यादा पता नहीं है। ठीक है ना, अगर हिंदी में भी आप जाना चाहो तो जो अच्छे वर्ड है वो अपने को पता नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, मैं अपनी लैंग्वेज में वो हिंदी के जो अच्छे वर्ड है ना उनको भी इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करता हूँ। देखो लैंग्वेज तो हिंदी भी है ना, और लैंग्वेज इंग्लिश भी, तो आप दोनों तरीके से अपने आप को इंप्रूव करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके सामने कौन सी ऑडियंस आने वाली है। जैसे मेरे साथ हुआ था, एक बार मैं एक लॉ कॉलेज के अंदर गया था और वहां पे प्रॉपर हिंदी मीडियम ऑडियंस, एंड द प्रॉब्लम वाज कि उनको, कुछ बच्चों को तो लिखी हुई इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत है, और मेरी प्रेजेंटेशन पूरी इंग्लिश में, क्योंकि अपनी आदत इंग्लिश में। अब यार हिंदी मीडियम का क्राउड है, ठीक है, जो बचपन से हिंदी मीडियम पढ़ा, ठीक है,
और उनके सामने जाकर के आपको प्रेजेंटेशन देनी है रिगार्डिंग अ टॉपिक, ठीक है, लॉ का कौन सा लॉ लीगल बात ही करनी थी कुछ। अब मैंने पूरी इंग्लिश में लिख दी, और इंग्लिश की लीगल लैंग्वेज, जो लोग अभी लॉ के पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं उनको पता होगा लीगल लैंग्वेज हार्ड होती है एज कम्पेयर टू योर नॉर्मल लैंग्वेज, उसमें बहुत बड़े बड़े हैवी वर्ड यूज किए जाते हैं। तो मैंने तो वो की वो डेफिनेशन लिख दी एक तरीके से। अब मैं वहां पे बोलना स्टार्ट करूँ, ठीक है, और मैं वहां पे डेफिनेशन बोल रहा हूँ, बच्चे समझ नहीं पड़ रहे। अब वहां पे उस दिन ये चीज समझ में आई कि भाई साहब ये तो ठीक है, अब लेकिन अपने को तो यही नहीं पता कि एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं। अब बच्चों को एफिडेविट के बारे में समझाना है, एफिडेविट को पता ही नहीं कि हिंदी में क्या कहते हैं। अब क्या करो, वर्ड तो पता है इंग्लिश का, एफिडेविट होता क्या है ये पता है, बट हिंदी का मतलब नहीं पता। एक्नॉलेजमेंट का हिंदी वर्ड क्या होता है ये नहीं पता। अब बच्चों को समझाना है एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। तो यार इस चक्कर में इस चीज से बचने के लिए ये भी कहूंगा कि सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, डिपेंडिंग ऑन योर ऑडियंस, जहां पे आपको पता पड़ जाए कि ऑडियंस मेरी कैसी है, उसके हिसाब से उस टाइप की लैंग्वेज पे भी इंप्रूवमेंट। ठीक है, चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक्टिविटी बहुत सिंपल है, देखो अपन 3 एक्टिविटीज करेंगे डिपेंडिंग ऑन टाइम, 3 हुई, 1 हुई, 2 हुई। ठीक है, टाइम की जो भी अपने पास में 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में अपने को खत्म करना है। ठीक है, तो अपने पास में हाफ एन आवर और है। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो अपन करेंगे दैट इज ट्रूथ और लाई। आप में से जो भी लोग इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अपने अपने एक तो कैमरा ऑन कर लेना। सिंपल सा काम है, आपके पास में 5 मिनट का टाइम है। आपको अपने बारे में 2 चीजें, 2 सेंटेंस अपने बारे में बोलना है। एक ऑब्वियसली ट्रूथ होगा, एक आप अपने बारे में कोई चीज लाई करो। जैसे मेरे पास में एक डॉग है, अब मेरे पास में एक्चुअली में डॉग नहीं है, बट इट्स अ लाई। ठीक है, तो आपको अपने बारे में एक चीज बोलनी है जो सच है, एक चीज बोलनी है जो झूठ है, वन ट्रूथ एंड वन लाई। और हम सबको आइडेंटिफाई करना है कि क्या सच था, क्या झूठ था। आपको इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करना है कि आपका झूठ भी सच लगे। अपन यहाँ पे परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। आपको हमें परसुएट करना है ये मानने के लिए कि दोनों बातें सच है। अगर हमने सही झूठ पकड़ लिया तो इसका मतलब हमें परसुएट नहीं कर पाए, और हम अगर कंफ्यूज हो गए तो इसका मतलब आपने हमें प्रॉपर्ली परसुएट कर लिया। क्लियर, आया समझ में? हाँ जी, तो 5 मिनट है आप लोगों के पास में। एक सच एक झूठ प्रिपेयर करो अपने बारे में, और फिर तुम्हें बोलना है। जो लोग बोलना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपने कैमरे ऑन रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक फर्क पड़ता है, आपके एक्सप्रेशंस ना बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। ये चीज तुम देखोगे, जो लोग कैमरा बंद करके बोलेंगे और जो लोग कैमरा ऑन करके बोलेंगे ना, उसमें फर्क पता पड़ेगा। ठीक है जी, तो सब लोग सोचो। 5 मिनट में स्टार्ट करता हूँ तुम लोगों के। चलो 5 मिनट।
हाँ जी, टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है बच्चों। आई होप कि आप लोग अपनी स्टोरीज रेडी रखी हुई। हाँ जी, तैयार हैं सब लोग? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल निष्ठा, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, सब लोग अपने अपने माइक, मतलब माइक क्या, सॉरी, कान में स्पीकर वगैरह लगा के रखना, जो भी आप ईयरफोन वगैरह यूज करते हो। ओके। हाँ जी, तो सबसे पहले निष्ठा स्टार्ट करना चाह रही है। तो देखो, अपने को आइडेंटिफाई करना है कि वो दो सेंटेंस जो बोल रही है उनमें से कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। अगर अपने लाई आइडेंटिफाई कर लिया तो अपन जीते, नहीं तो निशा जीती। चलिए, हाँ निष्ठा, यू कैन स्टार्ट। निष्ठा, माइक ऑफ है बेटा आपका। ओके सर, गुड आफ्टरनून सर। सर, दो सेंटेंस हैं। फर्स्ट कि मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ, और सेकंड सेंटेंस ये है कि मैं सच छुपा सकती हूँ। नाइस। हाँ भाई, ये ना अपन कहते हैं अपोजिंग सेंटेंसेस। बेसिकली ये होते हैं कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस, जहाँ पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए लगता है अपने को कि यार ये तो क्या है, ठीक है ना? तो क्या लगता है बताओ, दोनों में से क्या सच था और क्या झूठ था? मुझे लगता है कि डिपेंडिंग ऑन जैसे उन्होंने बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला झूठ है। कि मतलब कि वो सच को छुपा सकते हैं, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला जो है वो झूठ है, कि भाई नहीं, अगर आपको कोई चीज पेट में टिकेगी नहीं इन शॉर्ट। हाँ जी, क्या लगता है बाकियों को? अपने अपने इनपुट दो, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा झूठ लग रहा है? सेकंड वन लग रहा है चिरंजीवी को भी झूठ तो। आई गेस फर्स्ट वाला, फर्स्ट झूठ है, फर्स्ट बोल वाला, सकती हूँ फर्स्ट वाला, मैं। चलो एक काम है, वोट ले लेते हैं, वैसे वोट ले लेते हैं। अभी फर्स्ट वाले सब लोग वन 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 टाइप कर लो, देखते कितने आ रहे हैं। सिर्फ वन वन टाइप कर लो, ऐसे पूरा लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और सेकंड वाले? अच्छा, तो फर्स्ट लग रहा है, तो ठीक है, जनता के साथ में जाते हैं, ऑडियंस के साथ में जाते हैं। हमें लग रहा है अभी फर्स्ट वाला झूठ है। ठीक है निष्ठा, बताओ भाई क्या सच था क्या झूठ था? हमें लग रहा है कि फर्स्ट वाला झूठ है, कि आप झूठ नहीं बोल सकते, वो झूठ है। नाइस। नो सर, सेकंड वाला था। मेरा इंट्यूशन सही था यार, देखो वो कहता है ना, वो एक कहावत है कि वो बॉस इज ऑलवेज राइट।
मेरे को लगा ही था, जिस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करा था ना इन्होंने, उस तरह से मुझे लगा था, इंट्यूशन हुआ था कि सेकंड वाला झूठ हो सकता है। चलो कोई नहीं, जनता के साथ में जाएंगे अपन मेजोरिटी। चलो नेक्स्ट कौन? हाँ भाई निष्ठा, आप जीते बिल्कुल। हाँ भाई नेक्स्ट कौन जाना चाहेगा? हाँ सर, मैं स्टार्ट करूँ ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, I'm a very big gamer, and I'm really good in piano. हाँ भाई, बिग गेमर और पियानो। अरे अरे देखो तो यार, शक्ल देखो थोड़ी, क्या गेमर जैसी लग रही है क्या? सेकंड वाला लाए लग रहा है लोगों को। फर्स्ट ट्रुथ लग रहा है। गेमर इज अ लाई। अच्छा चलो वोट लेते हैं फिर से वही। हाँ भाई, किंग को लग रहा है कि फर्स्ट वाला लाई, मतलब ये बंदा गेमर नहीं है। बट एक्चुअली आपका नाम नहीं दिख रहा है इस वजह से सॉरी, मेरे को नाम पता नहीं आपका। फर्स्ट वाला ठीक है। सेकंड वाला किसी को लग रहा है भाई? यहाँ तो क्या जनता बटी हुई है। सेकंड जनता बराबर बटी हुई है, तो कंफ्यूजन हो गया। मतलब इट शोज कि जिस तरीके से कंटेंट डिलीवर हुआ है उसने अपना इम्पैक्ट क्रिएट करा है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि इस एक्टिविटी का काम ही वही है कि आपको इस तरीके से बोलना है कि सामने वाला इंसान प्रिडिक्ट ना कर सके कौन सा सच है कौन सा झूठ है। 50-50 लग रहा है। क्या करे भाई? चलो बताओ भाई क्या सच है, अपने अपने आंसर खुद ही देख लेंगे। Second lie है, first truth है। सेकंड लाया। ओह क्या बात क्या बात है। हाँ भाई, पियानो वालों सेकंड वालों, ध्रुव विक्रम बाकी के जो भी थे, आप सब सही। अनुष्का, तुषार, चलो गुड। बाकी सब नहीं। चलो नेक्स्ट कौन आएगा? हाँ भाई नेक्स्ट। So, me. हाँ जी बोलिए बिल्कुल। So my first sentence is I'm very good at interacting with new people, and my second is that I've scored 90% in my 10th board examinations. ठीक है, मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। बाकी आप लोग बताओ क्या लग रहा है अभी, फर्स्ट और सेकंड? सेकंड वाला लाया ज्यादा लोगों को लग रहा है। या मुझे फर्स्ट लाई लग रहा है ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है फर्स्ट लाया, बाकी को बच्चों को सेकंड लग रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों, बताओ क्या है अभी आपका। कशिश, हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है बताइए। हाँ जी। कशिश कहाँ चले गए यार? 10th में 90% ट्रुथ, मैं जीता। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला लाया था। देखो जनरली ऐसा होता है, जब कोई इंसान स्पेसिफिक परसेंटेज, नंबर्स, डेट, यूनिट्स की बातें करता है ना, तो वहां पे झूठ बोल पाना थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आप ऑन द स्पॉट बोल रहे हो ना, और आप किसी स्पेसिफिक यूनिट की बात कर रहे हो, स्पेसिफिक डेट की बात कर रहे हो, तो वहां पे नॉर्मली चांसेस होते हैं कि वो इंसान को जो चीज झूठ नहीं बोले। ये इसलिए हम साइकोलॉजी पढ़ रखी है इसलिए बस। कभी और बात में बातें करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पे, कभी और कुछ होगा सेशन तो लेंगे। हाँ भाई नेक्स्ट कौन आना चाह रहा है? मेरे ख्याल से ध्रुव ने हाथ खड़ा, बिल्कुल ध्रुव, हाँ आप जा सकते हैं। ध्रुव के बाद में नेक्स्ट अपन ले लेंगे अनुष्का आपका। ठीक। Good afternoon, sir. हाँ First statement is I have completed my CA foundation and then I have started my SCCA. And the second statement is I am pursuing BCom from MSU Baroda. मुझे इसका आंसर पता है, तो आप लोग ही करना, मैं अपना इनपुट नहीं दूंगा, आप बच्चे बताओ। फर्स्ट इज अ लाई, सेकंड लाई, सेकंड लाई, फर्स्ट ट्रुथ। देखते हैं शिवम, देखते हैं बिल्कुल। फर्स्ट लाई, फर्स्ट लाई। देखो भाई, ज्यादातर बच्चों को फर्स्ट लाई लग रहा है। ठीक है, तो बताइए ध्रुव क्या सच है और क्या झूठ है? हाँ, first वाला lie. I have not completed foundation. ठीक है। हाँ भाई, किसी एक बच्चे ने तो एक्सेंट तक गैस कर लिया कि सर तो दिख रहा है गुजराती एक्सेंट।
तो अच्छी बात है, चलो नाइस। एक्सेंट वाली जो बात है ना, ये एक्चुअली मुझे पर्सनली जब मैं बॉम्बे गया था फॉर सम असाइनमेंट एंड उसके बाद में मैं गया था गोवा, तो वहाँ पे जो क्राउड मिला था तो उसमें आपको, क्योंकि बॉम्बे में बहुत ही डाइवर्स क्राउड मिलता है, आप कंपेरेडली किसी और सिटी को कंपेयर करो फ्रॉम बॉम्बे, तो जितनी बायोडाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आपको वहाँ मिल जाएगी। गुजराती है भी है, तो वहाँ पे बंगाली भी है, राजस्थानी भरे पड़े हैं, आपको बिहारी मिल जाएंगे, आपको मध्य प्रदेश से मिल जाएंगे, हरियाणवी लोग काफी मिल जाते हैं। तो जो वो बायोडाइवर्सिटी है उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो बहुत फैसिनेट करती है। तो वहां पे जब आप जाते हो ना, तो आपको ये डिफरेंट ऑफ एक्सेंट्स पता पड़ते हैं बहुत अच्छे से, कि लोगों का एक्चुअली में रीजन वाइज एक्सेंट होता है। आप जैसलमेर के किसी पर्सन से बात करो, चाहे वो हिंदी में चाहे इंग्लिश में बात कर रहा हो, या फिर अपने मारवाड़ मेवाड़ जो अपना चित्तौड़ उदयपुर इस टाइप का एरिया, इससे किसी इंसान से बात करो, या गुजरात में आप देखो कच्छ वाले एरिया में किसी से बात करो, या आप मॉडर्न अहमदाबाद वगैरह किसी से बात करो, उन सब के एरिया वाइज एक्सेंट होते हैं। ये चीज अपने को ऐसे पता नहीं पड़ती, पर जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारे तरीके के लोग एक साथ मिलते हैं ना, तो आपको वहाँ पे चीज एक्चुअली में आप सुन के पता लगा सकते हो, अच्छा ये तो उसकी आवाज है, ये उसकी आवाज है, ये वहाँ की आवाज है। चलो नेक्स्ट, हाँ भाई अनुष्का। Sir, I have two real sisters or I have two cousin sisters. अच्छा, either you have two real sisters or you have two cousin sisters, first or second? बिल्कुल शिवम, बिल्कुल। मुंबई में तो हिंदी होती ही नहीं। मुंबई की हिंदी इज मतलब समवॉट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हरियाणवी, मराठी, उसमें थोड़ा बहुत बिहार का एक्सेंट जुड़ा हुआ है और अलग ही लेवल पे बोली जाती है। हाँ भाई, ये तो डिफिकल्ट हो गया यार। बच्चे भी अच्छा, मुझे अभी तक जो आंसर मिले हैं इसमें ज्यादातर बच्चे फर्स्ट को लाए बताना चाह रहे हैं, क्या आई हैव टू रियल सिस्टर्स। ओके, हाँ भाई अनुष्का आप बताइए, क्या सच है और क्या झूठ है? फर्स्ट वाला ट्रुथ है। फर्स्ट वाला ट्रुथ है। ओह, बच्चे हार गए, मेजोरिटी ने इस बार हरा दिया। ये तो मुझे, मैं भी गेस नहीं कर पाता, क्योंकि जिस तरीके से बोला गया था उस तरीके से इतना डिफरेंशिएट करनी पड़ी। हाँ जी, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ हाथ खड़ा करना जिन्होंने, आप बोल सकते हो बेटा। First sentence is I am a soft-hearted person, and second is I don't interact with people easily. I am a soft-hearted person, I don't interact with people easily. बोलो भाई, मैं गेस कर चुका हूँ, आप लोग बताइए। हाँ भी बच्चों, आंसर नहीं आ रहे हैं। ये पूरा वो है, फील्ड बटी हुई है, 50-50 हो रहा है यहाँ पे। क्या करें, ज्यादातर बच्चों को सेकंड वाला झूठ लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ट्रुथ मतलब सेकंड लाए हो गया अपने आप, तो हम जाते हैं मेजोरिटी के साथ में सेकंड वाला झूठ है। यार बिल्कुल सृष्टि, नेक्स्ट आप कर सकते हैं। हाँ बेटा, Yeah, सही है हम लोग, was फर्स्ट इज ट्रुथ। हाँ बिल्कुल, देखो आपके तो क्या वॉइस से ही पता पड़ गया था, वो तो ठीक है, चलो। हाँ भाई सृष्टि, बिल्कुल निष्ठा, आप लोग जीते इसमें। सृष्टि, हाँ भाई। Yes, sir. Sir, I play cricket and I don't get angry. ठीक है, हाँ भाई बोलो, क्या लग रहा है, फर्स्ट झूठ या सेकंड झूठ? पलक का आंसर सबसे पहले आया है। ये तो देखो इजी कर दिया आपने, सब लोग कह रहे हैं सेकंड वन इज अ लाई। हाँ भाई, मेजोरिटी जाती है सेकंड वन इज अ लाई। बताइए सृष्टि, क्या है आंसर? Yes, sir. Second is lie. तो इजी हो गया था कंपैरेटिवली। हाँ भाई, और कौन लेना जाएगा? प्रिया, बिल्कुल आप जा सकते हैं प्रिया। I cut my sister's hair once pursuing ACCA. Pursuing ACCA or cut your sister's hair?
बताओ भाई क्या लग रहा है? क्या इनकी शक्ल से लगता है कि अपनी सिस्टर के बाल काट देंगे? भाई ऐसा कौन कौन है जिन्होंने एक्चुअली में पेंडेमिक में अपने खुद के बाल काटे या कटवाए या घर में किसी की ऐसे करे? क्योंकि मैंने तो कटवाए रिसेंटली, मतलब खुद के थोड़े बहुत खुद ही करे, फिर वो बिगड़ गए, फिर बहन को और पापा को बोल के थोड़ा बहुत सही कर सकते हो कर लो, वो तो कर ही है। कोई और है ऐसा? तो मैं अकेला ही था जो इतने जिसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। कोमल कह रही है हाँ, ध्रुव भी कर रहा है हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार बाल काटने में ना लड़कियों ने ज्यादा रिस्क लिया इसका लड़कों से इस पेंडेमिक में, क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर को 2-3 बार काटते हुए देख लिया ऐसे ही छटाई करते हुए। तो करने का स्प्लिट एंड्स काटने हैं, वो काट दिए, मुझे ऐसा लगता है। शिवम कह रहे पापा के ही काट दिया, वेरी गुड। पापा के काटने में मेरे को लगता है इजी होता है, क्योंकि मैंने भी वो रेजर चलाया था, बस वो रेजर चालू करा ना हो गया, बाकी काम रेजर ने कर लिया, थोड़ा बहुत काम कंगे ने कर लिया। हाँ जी चलो, हाँ वापस बैक टू क्वेश्चन। अभी फर्स्ट वाला लाई लग रहा है कि सेकंड वाला? क्या उन्होंने अपनी सिस्टर के बाल काटे हैं क्या, या वो एसी से परसूट कर रही है? निष्ठा, इन्होंने बोला था फर्स्ट लाइन कि उन्होंने अपनी सिस्टर के बाल काटे हैं, एंड सेकंड कि वो एसीसीए परसूट कर रही है। Yes, sir. ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं भाई फर्स्ट झूठ है। चलो देखते हैं। हाँ भाई सुष्मा, So I don't have a sister, but I am pursuing ACC. ये तो ना थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि एक्चुअली एसीसीए लाइक पीएफसी इज और एसीसीए, तो थोड़ा सा इजी हो गया। चलो कोई अच्छी बात। हाँ भाई, और कोई आना चाहेगा? कोई और वॉलंटियर है अपने पास में? 5 मिनट और है। चलो मैं बोल देता हूँ काम, मेरे को गैस करके देखो। हाँ भाई, आई हैव एन एचपी लैपटॉप और आई हैव अ मिल्टन बॉटल ऑन माई टेबल। दो है, या तो मैं अभी एचपी का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, या मेरे पास में मिल्टन की बॉटल पड़ी है टेबल पे। कौन सा सच कौन सा झूठ? हाँ जी, आंसर इज बॉटल इज ट्रुथ। मिल्टन की बॉटल पड़ी है। लैपटॉप मेरे पास में एचपी का हुआ करता था, अब नहीं है। तो जिन बच्चों ने शायद देख रहा होगा लैपटॉप, उस वजह से कंफ्यूज हुए होंगे कि हाँ पानी की बॉटल तो रखनी पड़ती है। एक और चीज मैं आपको बोलूंगा यार, ये चीज जरूर करा करो। ये हमने अभी सब में घर में जब से पैंडेमिक हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन, तब से करा था कि हम घर में सब लोगों को एक एक ऐसी बॉटल दे देते हैं पानी की बोतल, ठीक है? और इसके अंदर आपकी ककड़ी काट के डाल सकते हो, ऑरेंज की एक स्लाइस डाल सकते हो, लेमन की एक स्लाइस डाल सकते हो, समथिंग, ठीक है? तो वो एक इन्फ्यूजर की तरह काम, ऐसे कोई अलग से इन्फ्यूजर की बॉटल खरीदी होती है, नॉर्मल प्लास्टिक नॉर्मल बॉटल है, वाटर बॉटल, इसमें डाल के रखो। थोड़ा सा ना आपको फील होगा टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ टाइम कि आपकी बॉडी में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो कम होने लगती है, ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा है कि रोज हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह सबको इसी बॉटल में से पानी पीते हैं सब लोग अपने, ठीक है? और दिन की कम से कम 4 बॉटल का टारगेट रखा हुआ है मिनिमम, कि मिनिमम दिन की 4 लीटर पानी, मतलब 4 1 लीटर की बॉटल 4 खत्म करनी है सबको। तो एटलीस्ट 4 लीटर का जो टारगेट है वो पूरा होगा, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी को एक दिन में मिनिमम 4 लीटर पानी चाहिए होता है, जो अपने से नहीं पी पाता। अपने को लगता है कि अपन 4 लीटर तो पी लेते हैं, बट कभी तुम जब नापने लगोगे ना ऐसे, तब पता पड़ेगा कि 2-2.5 लीटर ज्यादा अपन पी नहीं रहे, ठीक है ना? तो उससे आपकी स्लीप साइकिल पे इम्पैक्ट आता है, उससे आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है, आपके सोचने पे इम्पैक्ट आता है। हाँ शिवम बिल्कुल, आप ये भी कह सकते हो कि मैंने बोलती वक्त इस तरफ देखा था, तो वो भी एक गेस था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कौन सा झूठ होना चाहिए, वो आपके आई मूवमेंट वगैरह से भी पता पड़ता है। तो हाँ जी, तो कंक्लूड करते हैं सेशन को। बेटा एक्चुअली टाइम बचा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक काम करेंगे, किसी एक और सैटरडे में आऊंगा, किसी और चीज पर बात करेंगे, और तब और सेशन और ऐसे गेम्स वगैरह खेलेंगे, क्या दिक्कत है? देखो पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग जो एक दिन में तो किसी को नहीं आती, ठीक है ना? तो वापस कभी मिलेंगे,
वापस कभी कुछ और एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है ना, टेंशन मत। चलिए लास्ट जाते जाते कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर हो तो ले लेते, नहीं तो फिर कंक्लूड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच गौरांग, थैंक यू। चलो तो आई होप कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, जाते जाते जस्ट वो चीज बोलूंगा कि भाई अगर आप लोगों को अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, द मेन थिंग इज स्टार्ट यू नो एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ असाइनमेंट्स, जहाँ पे आप जाकर के बोलने जाओ स्टेज पे, जब भी मौका मिले तो अपने आप को खड़ा करो स्टेज पे, जैसे ही बोलो उससे फर्क नहीं पड़ रहा। चूज द लैंग्वेज यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, देन वर्क ऑन टू द अदर लैंग्वेज। फिर उसके बाद में आप प्रैक्टिस करो, जिस टॉपिक में बात करो, स्टार्ट उन टॉपिक से करो जिनके ऊपर आपका इंटरेस्ट है या जिनमें आपको नॉलेज है, ठीक है। रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, रीडिंग अगर नहीं भी करनी है तो मैं तो कहूँगा कुछ और नहीं तो कम से कम ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह, इंग्लिश न्यूज़ वगैरह पढ़ना ही स्टार्ट कर लो। अपने फोन में इन शॉर्ट्स वगैरह ऐसी छोटी छोटी एप्स होती है, वो डाउनलोड कर सकते हो, उसमें इंग्लिश में एप्स न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हो। स्टार्ट रीडिंग समथिंग, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और रीड करके जो वर्ड अच्छे लगे उनको एक जगह पे नोट करना, इन चीजों को फॉलो करो, आपको इंप्रूवमेंट धीरे दिखेगा। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं कभी आपसे, कभी कुछ बच्चों से क्लास में मिलेंगे, कभी कुछ बच्चों से सेशन में मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।